गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, भारत और ईयू में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो बातचीत थी वो 2007 में स्टार्ट हुई। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। 2022 के अंदर वापस से हमने बातचीत को रिज्यूम किया। अब फाइनली जाकर 2026 के अंदर भारत और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका है और इसको मदर ऑफ ऑल डील्स यहाँ पे कहलाया जा रहा है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक बन जाता है। अब इससे होगा क्या? देखो, भारत में बनी हुई 99.5% जो भारत के एक्सपोर्ट्स है ना, उनके ऊपर यहाँ पे जो टैरिफ है उनमें कटौती की जाएगी। 99.5% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टेड आइटम्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, ईयू के 97.5% इंपोर्ट्स के ऊपर भारत अब कम टैरिफ लगाएगा पहले के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज और ग्रुप्स कह सकते हो आप, ईयू एक ग्रुप है, तो इनके बीच में क्या होगा कि बहुत ही कम रेट के ऊपर अब यहाँ पे आपके जो वस्तु है वो यहाँ पे भेजी जा सकती हैं। अब इससे आप नोटिस करोगे कि ईयू को यहाँ पे क्या फायदा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ईयू की वस्तुएं भारत में बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो गाड़ियां जिनके ऊपर 110% अभी फिलहाल के लिए टैरिफ लगता था, वो हो सकता है 10% तक हो जाए। अलग अलग है, किसी का 40% होगा, किसी का 10% होगा। एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। उस तरह से अगर हम बात करें, जो वाइन ड्यूटीज हैं वो पहले 150% थी, अब वो 20-30% के आसपास आ जाएंगी। स्पिरिट्स के ऊपर आपको 40% तक आपको देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर मशीनरी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर 0% टैक्स आपको देखने को मिलेगा। तो ईयू की गुड्स भारत में बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएंगी, इससे ईयू को काफी फायदा होगा। ऑन द अदर हैंड भारत को क्या फायदा होगा? देखो, जैसे आपका टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, स्पाइसेस, अब ये हम बहुत आराम से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इवन हमारा जो स्टील वगैरह है वो एक्सपोर्ट हो पाएगा। प्लस भारतीय मूल के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे जो ईयू काम करने जाते हैं, उनके लिए आसानी से वहां पर वो काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ना, सीबीएम, कई बार हमने डिस्कशन किया है, उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन होगा। आर्म्स एंड एमुनिशन के ऊपर जो टैरिफ है उनको यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, इस डील के अंदर चिकन, राइस, इनके ऊपर यहाँ पे कोई कंसेशन यहाँ पे नहीं है। जब ये पहले जैसे थे वैसे ही चलते रहेंगे। बाकी जोग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर यहाँ पे कोई एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया है इसके अंदर, राइट। एंड साथ में ही सरकार जो प्रोक्योर करेगी एनर्जी, रॉ मटेरियल, वो सारी चीजें भी यहाँ पर इस डील के अंदर पार्ट नहीं है। पर तब भी आप नोटिस कर पाओगे कि इतनी सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी हैं, जिससे दोनों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एंड यूरोप भी इससे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आजकल यूरोप थोड़ा यूएसए के ऊपर जो अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित था। तो इंडिया के साथ इस तरह से एक बहुत बड़ी डील होना, ये दोनों के अपने आप में फेवर में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, डेट है आज की 28 जनवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबको बता दूं कि जो रिपब्लिक डे के ऑफर्स थे उनको यहाँ पे हमारी टीम ने एक्सटेंड किया है टिल 31 जनवरी। तो यहाँ पर आप हमारा जो प्रारंभ बैच है 2028 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो यहाँ प्रारंभ बैच का पार्ट बन सकते हैं। ये इंग्लिश हिंदी में दोनों तरह से अवेलेबल है। उसी तरह से 2027 बैच के स्टूडेंट्स के लिए संकल्प बैच अवेलेबल है। जो इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए सीजन बैच आपको 2026 का देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट सीसेट का पार्ट बनना चाहते हैं उनके लिए अलग से सीसेट बैच भी यहाँ पे अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। देखो, एक्चुअली पता क्या होता है, आपके दो तरह के आपको अवार्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। गैलेंट्री अवार्ड्स, जो शौर्य अवार्ड्स कह सकते हो आप, एक तरह से जो हमारी जो सेना है वो वीरता दिखाती है ना, उनके लिए यहाँ पे दो तरह के अवार्ड्स होते हैं। एक होता है वॉर टाइम, एक होता है पीस टाइम, एक शांति के समय, एक युद्ध के समय। अगर हम पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड देखने को मिलेगा वो है अशोक चक्र। ध्यान रखना, ये पीस टाइम की बात हो रही है कि कोई एक्टिव बैटलफील्ड नहीं है, आपके शांति के समय की हमें बात हम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा उसके अंदर है अशोक चक्र। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कीर्ति चक्र एंड तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे शौर्य चक्र आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। आखिर ये अवार्ड देता कौन है? ये अवार्ड आपके दरअसल में इनको कंसिडर किया जाता है बाय सेंट्रल ऑनर्स एंड अवार्ड कमेटी, जिसको चेयर करते हैं आपके डिफेंस मिनिस्टर। इसके साथ ही साथ इसके अंदर आपके तीन सर्विस चीफ, मतलब आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी एंड आपके होम सेक्रेटरी भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस कमेटी के अंदर। ये सारे जो अवार्ड्स होते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे दिए जाते हैं।
कई बार लोगों की मतलब जो हमारे हमारे जवान हैं, कई बार वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद भी यहाँ पर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब इस बार जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में जो सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है, दैट इज द अशोक चक्र अवार्ड, वो इस बार मिला शुभांशु शुक्ला जी को। आप सबको पता होगा, शुभांशु शुक्ला जी दरअसल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, ठीक है, जून 2025 के अंदर पहले इंडियन ऐसे बने थे जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट किया। एंड अगर हम बात करें स्पेस में जाने वाले, वो राकेश शर्मा जी के बाद सेकेंड इंडियन थे जिन्होंने स्पेस में यहाँ पे ट्रेवल किया। एंड इवन राकेश शर्मा जी को भी अशोक चक्र का अवार्ड तब उस टाइम मिला था। शुभांशु शुक्ला जी की बात करें तो इनको 2000 फ्लाइंग आवर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस तरह से टोटल 70 हमारे जो जवान हैं उनको यहाँ पर अपनी बहादुरी के लिए यहाँ पर ये अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए। तो पीस टाइम तो आपको समझ आ गया होगा कि जो आपके आउटसाइड एक्टिव बैटलफील्ड होते हैं वो पीस टाइम होते हैं, पर ऐसे ही आपके होते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। वॉर टाइम का मतलब कि कहीं ना कहीं युद्ध के समय के ऊपर आर्म कॉन्फ्लिक्ट में किसी हमारे जवान ने बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई हो, उनको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे टॉप के ऊपर आपका परमवीर चक्र, फिर आपका महावीर चक्र, फिर आपका वीर चक्र, ये इस तरह से आपका ऑर्डर में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर युद्ध के समय की यहाँ पे बात होती है। एंड अगर हमारे जवान यहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। बाकी ये कोई टाइटल या प्रीफिक्स नहीं होते, इनकी अपने आप में बहुत सिंबॉलिक वैल्यू होती है। तो या तो आपके गणतंत्र दिवस पे या फिर आपकी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर यहाँ पे ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें जो दूसरे अवार्ड्स आज डिस्कस करने हैं ना, वो है आपके पद्म अवार्ड्स, ठीक है। तो हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा पद्म अवार्ड्स भी दिए गए, तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड इनके बारे में भी। देखो, सबसे बड़ा भारत में सिविलियन ऑनर है आपका भारत रत्न, उसके बाद आपके पद्म अवार्ड्स आते हैं। अब एक्चुअली पता क्या था, पहले पद्म विभूषण होता था, मतलब मैं समझाता हूं कैसे। और पद्म विभूषण में ना 3 क्लास होती थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। पर हमने बोला नहीं यार, ऐसे ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग ऐसे नाम नहीं देंगे। हमने ये पद्म विभूषण को ही ना क्या किया, इनको 3 पार्ट्स में बांट दिया, दैट इज पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड आपका पद्मश्री। तो पहले ये जो नाम होते थे ना, ये अलग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। अब ये नाम नहीं है। अब आप ऐसा समझ लो कि सबसे टॉप पे आपका सिविलियन अवार्ड है आपका भारत रत्न, उसके बाद आपका पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर आपका पद्मश्री। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो इस बार हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा टोटल 131 पद्मा अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए। तो थोड़ा इनके बारे में हम जांच लेते हैं। देखो, 1954 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ये आपके स्टार्ट हुए। एंड सबसे ऊपर इन है आपका भारत रत्न। बट पद्मा अवार्ड्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपको पद्म विभूषण, जो कि एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण जो है वो आपका कुछ आपने बहुत ही उच्च दर्जे का आपने एक शानदार सर्विस की है। और पद्मश्री अगर आपने किसी फील्ड के अंदर डिस्टिंग्विश सर्विस की है तो आपको पद्मश्री यहाँ पे नवाजा जाता है। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे 2014 के बाद ना यहाँ पर हमारा स्पेशल फोकस आया अनसंग हीरोज। कई बार ऐसे हमारे कुछ हीरोज होते हैं जिनकी हम ज्यादा बात नहीं करते, पर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, जेंडर का हो, हर कोई यहाँ पे एलिजिबल होता है। तो रिपब्लिक डे के मौके पे अनाउंस किया जाता है। एंड इस तरह से हमारे प्रेसिडेंट जी उनको यहाँ पे देते हैं। जो रेसिपिएंट्स होते हैं उनको सनद और एक मेडेलियन यहाँ पे दिया जाता है। ये टाइटल नहीं होता, आप ऐसा नहीं इसको टाइटल नहीं रख सकते, ना ही इसको प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 18(1) में यहाँ पे लिखा हुआ है। हर साल ज्यादा से ज्यादा 120 अवार्ड्स मिलेंगे। अब एक्चुअली अगर आपने नोटिस किया हो ना, इस साल 131 अवार्ड मिले हैं। उसका रीजन पता क्या है, इसमें ऐसे लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब 120 लोगों को मैक्सिमम अवार्ड देने हैं, पर अगर मान लो किसी की डेथ हो गई है, वो नंबर हटा दो। तो एक्चुअली इस बार जो अवार्ड मिले हैं ना, उसमें आप नोटिस कर पाओगे टोटल तो 131 है, पर जो जिंदा लोग हैं वो 115 हैं। 16 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है, तो वो हम काउंट नहीं करते जब हम बात करते हैं मैक्सिमम ऑफ 120 अवार्ड्स एनुअली की। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ओवरसीज कैटेगरी को भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए। बाकी जो पद्मा अवार्ड कमेटी है वो यहाँ पे रिकमेंडेशंस देती हैं, जिसको कि हर साल प्रधानमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और इस कमेटी को कौन चेयर करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इस बार जैसे मैंने आपको बताया 113 लोगों को पद्मश्री, 13 लोगों को पद्म भूषण और 5 लोगों को पद्म भूषण यहाँ पे दिया गया। ठीक है, इसमें 16 लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हो चुकी थी। एंड 6 लोग आपके फॉरेन एनआरआई या ओसीआई रिसिपिएंट्स हैं। एंड 19 आपके महिलाएं भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमें ये याद रखना है किसको पद्म अवार्ड मिला। देखो, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट आपको ना एथिक्स के आंसर्स में अगर आपको कोट करना हो तो मैंने आपके पास 3-4 एग्जांपल्स यहाँ पे रखे हुए हैं।
आप इन एग्जाम्पल्स को अपने आंसर्स में कोड कर सकते हो, अपने एथिक्स में या कहीं और। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे पी नारायण जी की, ठीक है, तो पी नारायणन जी की अगर हम बात करें, केरला से आते हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो थी वो आपके सोशल रिफॉर्मेशन, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में लगा दी। इन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस को मलयालम में यहाँ पे कन्वर्ट किया। तो ये बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट लिटरेचर की फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको पोखिला लेथिपाई जी देखने को मिलेंगी, असम से हैं। आर्ट के अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, जैसे 300 से भी ज़्यादा फोक सॉन्ग्स इन्होंने यहाँ पे कंपोज किए। कहीं ना कहीं लोकल म्यूजिक को दुनिया के सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया। कार्बी फॉक सिंगर थी, ठीक है, मतलब एंड साथ साथ इनको क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। फिर आप लोगों ने उदय कोटक जी का नाम डेफिनेटली सुना होगा। इन्होंने जो बैंक है हमारा आज के समय, ठीक है, कोटक महिंद्रा आपको देखने को मिल जाएगा। कितना बड़ा बैंक आज के समय आपको देखने को मिलेगा। तो उसको इतने आगे तक लेके जाने के अंदर, लाखों लोगों को रोजगार देने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किस तरह से बिजनेस के साथ एथिक्स इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल उदय कोटक जी का है। तो इनको भी पद्म भूषण से यहाँ से सम्मानित किया गया है। एंड उस तरह से अगर हम बात करें, केटी थॉमस जी, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं एंड इन्होंने जुडिशियल पॉलिसी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉ रिफॉर्म्स के अंदर आपने काम किया एंड इसीलिए इनको पद्म विभूषण के नाम से यहाँ पे सम्माना गया है। तो पब्लिक अफेयर्स के अंदर इनका बहुत शानदार काम रहा। तो इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो पद्म अवार्डीज की, जिनको आप अपने आंसर्स में डालेंगे तो डेफिनेटली वो वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स आपके सामने निकल कर आएंगे। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक दैट इज एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, अकासा इंडिया। इसको अंडरस्टैंड करते हैं, पर इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको NICRA समझाना चाहूंगा, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। आप लोग ये समझते हो वर्ड क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर? देखो आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम के ऊपर देखो क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, राइट? तो कैसे हम ऐसी क्रॉप्स बनाएं जो क्लाइमेट रिजिलियंट हो, कल को ड्रॉट हो गया या बाकी सब चीजें हो गया, उनको वहां पर वो सह पाए, ठीक है ना? तो हम इसी के लिए यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और नाइक्रा हमारा सरकार का इसी के लिए प्रोग्राम है, जो भारत के एग्रीकल्चर की अडेप्टिव कैपेसिटी बढ़ाता है, मतलब कि क्लाइमेट चेंज को भी यहाँ पे वो टैकल कर पाए। उसके लिए आपको यहाँ पर ये नाइक्रा प्रोग्राम सरकार का देखने को मिल जाएगा। इस नाइक्रा प्रोग्राम के 15 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 15 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था भारत के अंदर 200 से भी ज्यादा लोकेशंस के अंदर, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। कोशिश यही थी कि एक तरह से वहां पे रिस्क रिडक्शन हम करें, वहां पर प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे बढ़ाया जाए, ठीक है, साथ में मिलकर इंस्टीट्यूशंस काम करें। एंड इनफैक्ट और भी स्कीम्स ने यहाँ पे मदद करी, जैसे आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है कि कई बार फसल खराब हो जाती है तो उसको यहाँ पे किसानों की मदद करी जा पाए। तो विकसित भारत हमारा जो सपना है उसको अचीव करने के लिए एग्रीकल्चर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है एंड नाइक्रा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनोवेशन उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब 15 साल कंप्लीट हुए नाइक्रा के, तो उसी समय के ऊपर हमने लॉन्च किया एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब ये क्या है? देखो जैसा नाम में है ना, एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, यहाँ पर आपको एक लोकल एरिया की प्रॉपर लोकेशन स्पेसिफिक जानकारी मिल जाएगी कि वहां पर आपका क्लाइमेट कैसे रहने वाला है, कौन सी फसल वहां पे लगा सकते हैं। प्रॉपर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होगी। प्रॉपर लोकेशन को अंडरस्टैंड करते हुए उसके रिस्क समझे जाएंगे, क्लाइमेट स्ट्रेस समझा जाएगा एंड उसके माध्यम से आपके जो किसान हैं, आपके प्लानर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कुछ अलग अलग तरह के एक्शन ले पाएंगे। तो प्रॉपर हमें यहाँ पे आइडिया लग पाएगा कि कैसे रेन फेड रीजन में रेजिलियंस बढ़ानी है, कैसे हम यहाँ पे फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे। तो इसको बनाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, जो लेड है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सिस्टम, और साथ में आपका बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया एंड आपका इंटरनेशनल मेज एंड वेट इंप्रूवमेंट सेंटर मैक्सिको, इन सब ने यहाँ पे मिलकर ये अकासा इंडिया यहाँ पे बनाया है ताकि किसानों की, पॉलिसी मेकर्स की मदद करी जा पाए। ये है आपका अकासा इंडिया। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज C4IR। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो पिछले दिनों के अंदर ना हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में चर्चा करी थी, आपको याद होगा, है ना? जब मैंने आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आपको समझाया था, वहां मैंने क्लॉस श्वाब के बारे में डिस्कशन किया था। ये क्लॉस श्वाब दरअसल में और कोई नहीं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर ही हैं। 1971 के अंदर इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फाउंड किया था। तो मैंने क्लॉस श्वाब के बारे में जब बात की थी ना, मैंने डिस्कस किया था कि इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दी हैं। अगर आपको याद हो तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट टर्म जिन्होंने क्वाइन करी है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना? तो इन्होंने फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम जो था वो इन्होंने ही दिया था, क्लॉस श्वाब ने। क्या होता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? देखो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारा ये AI, डेटा गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। देखो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको पता है कहीं ना कहीं स्टीम का इंजन का जो इन्वेंशन था। फिर सेकंड आपका जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, थर्ड आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स IT का था, और फोर्थ जो है ये आपका AI,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब का आपको देखने को मिलेगा। अब इस टाइम के ऊपर इसकी खास बात यह है कि बहुत तेजी से चीजें बदलती हैं, इट्स चेंज एट एन एक्सट्रीम स्पीड। बहुत तेजी से यहाँ पे चीजें बदलती हैं। दूसरी बात है, बहुत बड़े स्केल के ऊपर बदलती हैं। सिर्फ एक इंडस्ट्री इंपैक्ट नहीं होती एआई से पूरी दुनिया इंपैक्ट होती है। एंड तीसरी बात यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि पुराने सिस्टम को थोड़ा सा बस बढ़ा के कर रहे हैं, नहीं, पूरा उसको एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिलता है। एंड इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिकली जैसे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं ना, तो उसमें सेंसर्स की बात करते हैं, आपकी मशीन्स की बात करते हैं, जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो वही चीज़ें आपकी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखो काम करना भी जरूरी है, इसके लिए चीजें ठीक करना भी जरूरी है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अलग अलग सेंटर्स बना रखे हैं, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में। ये 2017 में यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था, जहां पर कैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए गवर्नेंस पे काम किया जा सकता है। एक ऐसी जगह जहां पर सब लोग मिलकर काम कर पाए, आपकी सरकारें, इंडस्ट्री, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी, उसके लिए यहाँ पर दुनिया भर के अंदर इनके जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पे लॉन्च होते हैं। तो इसमें आपके सेंटर्स में आपका प्रॉपर बेनिफिट्स जो भी होंगे, कैसे इन टेक्नोलॉजीज के बेनिफिट्स सब तक पहुंच सकते हैं, वो सारी बातें हैं। तो यहाँ पर इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 5 नए सेंटर लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक आंध्र प्रदेश में भी है। तो क्वेश्चन आप में ये आएगा, क्या भारत में अभी तक इनका कोई सेंटर था, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का? आंसर इज यस, बिल्कुल था। वो आपको मुंबई में भी आपको देखने को मिलेगा और आपको तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा। अब भारत में तीसरा आपका सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बनने जा रहा है इन आंध्र प्रदेश, इंडिया। ठीक है, तो ये भारत का तीसरा ऐसा C4IR सेंटर होगा। एंड आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर यहाँ पे इसको बनाया जाएगा। एंड कैसे आने वाले समय के अंदर लोगों को अपस्किल किया जा सकता है एआई और बाकी सब चीज़ों के लिए, साइबर रेजिलियंस को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, हर एक एरिया में हम यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फुलफिल करेगा C4IR। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज PACL मनी लॉन्ड्रिंग केस। देखो एक्चुअल में ना ये केस तो कुछ नहीं है, हमें इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। देखो आप लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा। ये जो वर्ड होता है ना लॉन्ड्रिंग, जैसे आप लोग लॉन्ड्री करवाते हो, लॉन्ड्री में क्या होता है, आप जैसे काले कपड़े होते हैं या फिर आपके मतलब गंदे कपड़े होते हैं, उनको आप उनको साफ करवाते हो, यही किया जाता है। तो एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर क्या होता है ना, आपका जो काला धन होता है उसको आप सफेद धन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। अब ये होता कैसे है, इसके लिए आपके 3 प्रोसेसेस होते हैं। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने इंटरनल सिक्योरिटी में। इनमें 3 प्रोसेसेस क्या है, PLI, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। सबसे पहले प्रोसेस आता है प्लेसमेंट का, कि मान लो बहुत सारा आपके पास काला धन है, डर्टी मनी है। अब आप ये इलीगल कैश जो है ना, ये एक तरह से आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम में डालने की कोशिश करते हो, उसको इंट्रोड्यूस करते हो। कैसे करते हो, देखो हो सकता है बैंक डिपॉजिट के माध्यम से हो, मतलब छोटे छोटे अमाउंट में आप कुछ एसेट खरीद सकते हो, ठीक है ना, या फिर आपने करेंसी को बॉर्डर के क्रॉस स्मगल करवा दिया, ठीक है। ऐसे आपने फाइनेंशियल सिस्टम में उस पैसे को डालने की कोशिश करी। फिर आगे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे बनाओगे लेयरिंग के माध्यम से। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट का पैसा किसी और जगह ट्रांसफर कर दिया, फॉल्स इनवॉइस बना दिए, किसी कंपनी को लोन दे दिया, किसी दूसरे देश में यह काम कर दिया। इससे पता क्या हो रहा है, इससे आपने उस फंड का जो ओरिजिन था, कहां से वो पैसा आया, उसको छुपाने की यहाँ पे कोशिश करी। फिर इंटीग्रेशन में क्या होता है, सारा पैसा इकट्ठा करके एक जगह के ऊपर लेके आना। मतलब इससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि उसको खर्च कैसे करें, कुछ लग्जरी एसेट खरीद सकते हो, कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, इस तरह की चीजें। तो इस तरह से क्या किया ना, आपने उस काले धन को सफेद में कर दिया, क्योंकि आपने उसके ओरिजिन को एक तरह से छुपाने की कोशिश करी। यही है PLI का कॉन्सेप्ट, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। इसके माध्यम से आपका किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो ऐसा UN का मानना है कि लगभग दुनिया की ग्लोबल GDP का 2 से 5% हर साल आपका एनुअली लॉन्डर किया जाता है। लगभग 800 बिलियन से $2 ट्रिलियन इतना यहाँ पे लॉन्ड्रिंग की जाती है। ठीक है, अब भारत भी कोशिश करता है कि यार ना हो, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, और उसके लिए हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का। भारत ने 2002 में इसको पास किया एंड 2005 में ऑपरेशनल होने लग गया। तो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, आपके जो भी प्रोसीड्स हैं उसको जब्त करने के लिए, आपके डिटेक्ट करने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे इस एक्ट के अंतर्गत हैं। और इस एक्ट के माध्यम से 2 बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट है। वो है, एक तो है ED और एक है FIUIND। ED तो आप सबको पता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग, वो यही देखता है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कितने पैसा कहाँ पर है उसको ट्रेस करना, वो सारा इसकी जिम्मेदारी है। प्रॉपर्टी अटैच करना, ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट करवाना, वो सारा ED की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ एक FIUIND है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया।
ये एक ऐसी एजेंसी है जो पूरा डेटा वगैरह आपका इकट्ठा करती है, अलग अलग एंट्रीज को भेजती है, ताकि एक तरह से इंश्योर किया जा पाए कि डेटा प्रॉपर हो एंड प्रोसिक्यूटर को, मतलब जो जो ऑफेंडर है उसको हम प्रोसिक्यूट करवा पाए। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ना, ईडी क्या कर सकती है, जो भी प्रॉपर्टी अटैच करी है वो 180 दिनों तक यहाँ पे अटैच करवा सकती है उस प्रॉपर्टी को, कि मान लो किसी ग्रुप ने कुछ लॉन्ड्रिंग करी थी तो उसकी प्रॉपर्टीज को अटैच करवा लिया। अब ध्यान ये रखना है कि इस पर्टिकुलर एक्ट का एक स्पेशल फीचर ये है कि जिसने क्राइम किया है, जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को सिद्ध करे कि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम की नहीं है। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट फीचर इसका बन जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है कि आपको अपने आप को निर्दोष साबित करना है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब मेन तो यहाँ पे ईडी का ही रोल है, जैसे आप जानते भी होंगे, और ईडी आप जानते होंगे, मैंने कई बार डिस्कस किया, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। एंड इसको 1956 में स्टैब्लिश किया गया था एज एन एनफोर्समेंट यूनिट, एंड आगे जाके 1957 में इसका नाम रख दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो कोई भी इस तरह से क्राइम होते हैं और पीएमएलए को इंप्लीमेंट करना हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट करना हो, जहां पर है ना, वो सारा काम आपका ईडी का होता है। अब पॉइंट आता है सर ये तो हमने पढ़ा भी था, चलो रिवीजन होगी, बात तो ठीक है, पर ये केस क्या है? देखो ये बहुत ही फेमस केस है, आपके पर्ल्स ग्रुप का केस, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पर्ल्स ग्रुप इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या हुआ ना, मतलब कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि आपको हम जमीन दिलवा देंगे, आपको हम बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, एंड इस तरह से उन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा यहाँ पर कर लिया, ठीक है। और लोगों ने सोचा कि अच्छा ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट आगे जाके क्या होता है, ये एक तरह की पॉन्जी जैसी स्कीम थी कि लोगों को बोला गया और लोगों को इकट्ठा करो, आपको और पैसा मिलेगा। तो कुछ लोगों को तो पैसा मिल जाता है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आप मुझे पास ना 10,000 जमा कराओ, मैं अगले महीने आपको 15,000 दे दूंगा, ठीक है, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप आगे ये 100 लोगों को और बताओगे, अब ये लोग भी मेरे पास पैसा जमा कराएंगे, 10,000 10,000 10,000, ये और आगे लोगों को जम बोलेंगे। तो इस तरह से क्या होता है ना, ये मेरे पास पैसा आता रहेगा, मैं सारा पैसा लॉन्डर करके भाग जाऊंगा, पर जो आम जनता है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही एक पॉन्जी स्कीम जो है वो यहाँ पे काम करती है। तो पर्ल ग्रुप के जो फाउंडर्स थे ना, उन्होंने भी यही काम किया कि इस तरह से बिना रेगुलेटरी अप्रूवल के लोगों को बड़े बड़े प्रोमिस कर दिए, फिर उस फंड्स को शेल कंपनीज में डाइवर्ट किया, बेनामी एसेट्स उन्होंने खरीदे, तो सारे लॉस की धज्जियां यहाँ पे उड़ा दी गई। फिर सेबी ने यहाँ पर इनकी स्कीम को इलीगल डिक्लेयर किया 2014 के अंदर, फिर ईडी ने इनको बुक किया। अब यहाँ पे ये सारे केसेस जो सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईडी यहाँ पे इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लेगी कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे करी गई है, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन आपके रिगार्डिंग ये है वेस्टर्लीज के रिगार्डिंग, इसको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि कैसे आपका जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो ज़्यादा होती है, इसका आंसर भी आप मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक था विद रिगार्ड्स टू कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर हम मिट्टी की बात करें ना, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है। आंसर इज नो। देखो आप लोग जानते होंगे जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर होती है बहुत ज्यादा बारिश। जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लीचिंग होगी, सॉइल की लीचिंग होगी, जिससे कहीं ना कहीं आपकी सॉइल की एसिडिटी जो है यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। एसिडिटी जब ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन जो होता है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता। जब न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन नहीं होता तो एक्चुअल में अगर हम बात करें, यहाँ सॉइल आपकी रिच नहीं होगी, यहाँ सॉइल में उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, टेम्परेचर हाई होना एंड आपका मॉइस्चर होना, इससे कहीं ना कहीं डेड ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे डिकम्पोज करता है। यस दैट इज करेक्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसे रीजन में जहाँ रेनफॉल ज्यादा है, ट्रॉपिक्स के पास में है, क्लाइमेट गर्म है, तो डिकम्पोजिशन आपके ऑर्गेनिक मैटर का तेजी से होता है, इस पे सॉइल में प्रेजेंट होता है। दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या बनेगा सर? पहला गलत है, दूसरा ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक और मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो था विद रिगार्ड्स टू कुछ जेट स्ट्रीम या साइक्लोन्स के रिगार्डिंग। देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, पर कुछ बच्चे ना मतलब गलत कराते हैं ऐसे क्वेश्चंस को भी। मैं ना एक कई बार मैंने स्टूडेंट्स को ना सॉल्व करते हुए देखा, आप प्लीज समझना इस बात को। कई बार स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उनके दिमाग में आता है कि सर देखो मैंने ये ओनली वर्ड देखा, मैंने ये ओनली वर्ड देखा, मैंने इनको गलत मार्क कर दिया, पता नहीं मतलब, ठीक है, ऐसे ऐसे कि एलिमिनेट कर दिया। पर देखो एक बात आप अंडरस्टैंड करो, ऐसे नहीं कि कोई भी आपने स्टेटमेंट देखी हर किसी को आपने एक्सट्रीम बोल दिया। अगर ना आप ये लाइन पढ़ो एक बार, ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, अब ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं है सर, बट हमें तो किसी ने ये बोला था कि ओनली वर्ड आ गया तो एलिमिनेट कर दो। अरे भाई आप इस लाइन का मीनिंग तो पढ़ो एक बार।
वो कह रहा है कि केवल कुछ एक साइक्लोन होते हैं जो आपके आई डेवलप करते हैं। क्या ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, या फिर मैं दूसरी स्टेटमेंट लिखूं, ऑल द साइक्लोन्स डेवलप एन आई? मुझे आप खुद बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट अपने आप में एक्सट्रीम है। पहले वाली, दूसरी वाली? पहले वाली कह रही है सिर्फ कुछ साइक्लोन आई डेवलप करते हैं, ये कह रहा है नहीं नहीं, जितने भी दुनिया भर में सारे साइक्लोन है वो सारे आई डेवलप करते हैं। क्लियरली ये वाली स्टेटमेंट ज्यादा एक्सट्रीम है। तो एक्चुअल में ये सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ठीक है ना, ये गलत नहीं है। ऐसे ओनली वर्ड देख के एलिमिनेट नहीं कर देना, ये ओनली वर्ड अपने आप में एक्सट्रीम यहां पर नहीं है। ये कह रहा है कि सिर्फ कुछ एक ऐसे साइक्लोन होते हैं जो आई डेवलप करते हैं, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो आपने नोटिस भी किया होगा कि जैसे आई जो होता है ना, वो नॉर्मली ट्रॉपिकल साइक्लोन का मेजर आपको फीचर देखने को मिलता आता है। जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो आई डेवलप नहीं करते। तो अगर ये बात पता होती वैसे भी हम कर लेते। तो एक्चुअली आप नोटिस करो, टू तो अपने आप में करेक्ट है, बाकी हम बाकी को ट्राई कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर करती हैं डेवलप। अब ये देखो, ये तो आपको पता होना चाहिए, जेट स्ट्रीम हमें दोनों में देखने को मिलती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में भी होती हैं। जैसे आपका पोलर जेट स्ट्रीम हो गया, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हो गया, ये दोनों हेमिस्फीयर में आपकी अवेलेबल होती हैं। ये जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है ये दोनों में रहेंगी। तो फर्स्ट अपने आप में इनकरेक्ट है। थर्ड की बात करें कि आई के अंदर जो साइक्लोन के टेम्परेचर होता है वो लगभग सराउंडिंग से 10 डिग्री कम होता है। नहीं देखो, इतना फर्क नहीं होता। अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री इतना हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि 10 डिग्री होगा। दिस इज अ वेरी वेरी मतलब अ बिग नंबर। ये जो डेटा इस तरह से दिया गया है ना, ये अपने आप में इसने यहाँ पे इस डेटा को बदल के यहाँ पे हमें थोड़ा तंग करने की कोशिश करी है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी अपने आप में यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। तो स्टेटमेंट सही कौन सा है? केवल दूसरा, ऑप्शन सी, टू ओनली इज द राइट आंसर। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, इसको आप ट्राई करो, बताओ कमेंट्स में इसका आंसर। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर इसका जो IUCN स्टेटस होता है वो लीस्ट कंसर्न आपको देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स है। दूसरे शेडो फ्लीट की बात करें, हाँ ये बिल्कुल अपने आप में सही स्टेटमेंट है। एंड एडवांस केमिस्ट्री सेल PLI स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ही आती है, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।